नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। नए साल के जश्न के बीच में यूरोप से एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई, जहां पर स्विट्जरलैंड के ही मशहूर लग्जरी अल्पाइन स्की रिजॉर्ट में जोरदार धमाका हुआ। कई लोगों की मौत की पुष्टि और कई घायल हैं। धमाके की वजह अब तक रहस्य है। पूरी दुनिया की नजरें इस पूरे केस पर रखी हुई हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। नए साल का जश्न, रोशनी, संगीत और अचानक एक जोरदार धमाका। स्विट्जरलैंड के क्रॉन्स मोंटाना स्की रिजॉर्ट में धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागते दिखाई दिए। धमाके के बाद रिजॉर्ट में भीषण आग लग गई। पुलिस के अनुसार इस घटना में कई लोगों की मौत हुई है, जबकि कई घायल हैं। स्विट्जरलैंड के लग्जरी अल्पाइन स्की बार में नए साल के पहले दिन हुए धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। क्रॉन्स मोंटाना शहर में हुए इस धमाके के बारे में स्विस पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि धमाका किस कारण से हुआ है, इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि पुलिस ने इस घटना में कई लोगों के मारे जाने की बात कही है। ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी फैल गई। लोगों को चीखते और चिल्लाते हुए बाहर भागते देखा गया। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए रिजॉर्ट में लगी आग को बुझाने की कोशिश की। धमाके के कारण रिजॉर्ट में बड़ी आग लग गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है धमाके के तुरंत बाद आग की ऊंची लपटें उठने लगी। कुछ लोग घायलों को सुरक्षित बाहर निकालते नजर आए। बताया जा रहा है कि जब धमाका हुआ तब बड़ी संख्या में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि धमाके के तुरंत बाद वहां बड़ी आग लग गई। कुछ लोग घायल लोगों को बचाने के लिए दौड़ते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोग यहां नए साल का जश्न मना रहे थे, तभी धमाका हुआ। धमाका किस कारण से हुआ, अभी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस के प्रवक्ता गेटान लॉथॉन ने बताया कि जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके में कई लोग घायल हुए, जबकि कई लोगों की मौत भी हुई है। उन्होंने बताया कि भारतीय समय में रात 12:30 पर यह धमाका हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंच गई। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। एहतियात के तौर पर विस्फोट वाली जगह और उसके आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है। दरअसल क्रॉन्स मोंटाना स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत क्षेत्र में स्थित एक लग्जरी स्की रिजॉर्ट है। ये जगह स्विस राजधानी बर्न से करीब 2 घंटे की दूरी पर है और यहाँ हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, खासकर सर्दियों और नए साल के समय। जनवरी के आखिर में इस रिजॉर्ट में एक स्पीड स्कीइंग कंपटीशन FIS वर्ल्ड कप होने वाला है। नए साल की शुरुआत जिस उम्मीद और जश्न के साथ होनी थी, वो स्विट्जरलैंड के क्रॉन्स मोंटाना में एक दर्दनाक हादसे में बदल गई। एक ऐसा रिजॉर्ट जहां लोग सुकून और खुशियां तलाशने पहुंचते थे, वहीं कुछ ही पलों में हालात बेकाबू हो गए। इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि घायलों को बेहतर इलाज मिले और जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उन्हें सच्चाई और जवाब मिले। स्विस पुलिस साफ कर चुकी है कि धमाके की वजह को लेकर जांच एक एंगल से जारी है और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया गया। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि यह हादसा था, लापरवाही थी या कोई और वजह। फिलहाल पूरा इलाका सुरक्षा घेरे में है और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी नेशनल। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने नए साल के संबोधन में कहा है कि यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन वे ऐसा कोई भी शांति समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे जो उसकी संप्रभुता को ही कमजोर करे। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वे किसी भी ऐसे समझौते को अस्वीकार कर देंगे जिसे वे कमजोर या फिर कम समय तक चलने वाला मानते हैं। इसके साथ ही जेलेंस्की का भी ये बयान ऐसे समय में आया है जबकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी दोहराया कि उन्हें भरोसा है कि रूस इस युद्ध में जीत हासिल करेगा। करीब 21 मिनट के इस अपने टीवी संबोधन में ही जेलेंस्की ने माना है कि लगभग 4 साल से चल रहे युद्ध के कारण यूक्रेन के लोग बहुत थक चुके हैं। उन्होंने कहा है कि समय अवधि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कई यूक्रेनी शहरों पर जर्मनी के कब्जे से भी ज्यादा लंबी रही है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि थकान का मतलब हार मान लेना नहीं है।
देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही नव वर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर देश के नागरिकों को बधाई दी और कहा कि ये आत्मचिंतन और नए संकल्पों का भी एक अवसर है। राष्ट्रपति ने देश और विदेश में सभी भारतीयों को नए साल की बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये आत्मचिंतन और नए संकल्पों का एक अवसर है और इसी दौरान ही उन्होंने ये भी कहा कि आइए हम देश के विकास, सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करें। उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि 2026 हमारे जीवन में शांति, सुखी और इसके साथ ही समृद्धि लेकर आए और इसके साथ ही एक मजबूत और ज्यादा समृद्ध भारत बनाने के लिए नई ऊर्जा दे। गौरतलब है कि देश भर में नए साल को लेकर उत्साह देखने को मिला और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी ने नए साल के जश्न में रंगे हुए नजर आए। देश के सभी पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। पैर रखने तक की जगह यहाँ पर नहीं देखने को मिली और इसके साथ ही लोगों में उमंग है और फिल्मी गानों के साथ नए साल का स्वागत उन्होंने जोरदार से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल 2026 की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि नव वर्ष हर किसी के जीवन में नई आशाएं, नए संकल्प और नए आत्मविश्वास लेकर आए हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि नया साल लोगों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे और प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य और जिम्मेदारी के प्रति और अधिक सजग और उत्साहित बने। उन्होंने सभी देशवासियों से मिलकर देश की प्रगति और समाज की भलाई के लिए काम करने का आह्वान किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंग्रेजी नव वर्ष 2026 के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश जारी किया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है कि वर्ष 2026 भारत के सामूहिक संकल्प को और मजबूत करेगा, राष्ट्र निर्माण के लिए देशवासियों की प्रतिबद्धता और नई ऊर्जा देगा। राजनाथ सिंह ने लिखा है कि नया साल देश की सुरक्षा और मजबूती के संकल्प को सशक्त करने का अवसर है। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया है कि आइए हम सब मिलकर भारत की सुरक्षा, एकता और मजबूती के लिए काम करें। हर साल 26 जनवरी नई दिल्ली का कर्तव्य पथ, जहां भारत अपनी ताकत, संस्कृति और तकनीक को पूरी दुनिया के सामने पेश करता है। गणतंत्र दिवस की वो भव्य परेड जिसे करोड़ों लोग टीवी पर देखते हैं, लेकिन लाखों लोगों का सपना होता है कि इसे अपनी आंखों से लाइव देखना। गणतंत्र दिवस परेड सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत के आत्मसम्मान, गौरव का प्रतीक है। आइए समझते हैं कैसे आप 2026 में इस ऐतिहासिक परेड का हिस्सा बन सकते हैं। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस, वो दिन जब देश ने खुद को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। इसी ऐतिहासिक दिन नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया जाता है। इस परेड में भारत की सैन्य शक्ति, आधुनिक हथियार, मिसाइल सिस्टम, टैंक और तीनों सेनाओं की झलक देखने को मिलती है। साथ ही देश के अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां भारत की विविधता को दुनिया के सामने पेश करती है। हर साल करोड़ों लोग इस परेड को टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, लेकिन कई लोगों का सपना होता है इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना, कर्तव्य पथ पर बैठकर परेड को लाइव देखना। हालांकि जानकारी के अभाव में कई लोग टिकट बुकिंग का मौका गंवा देते हैं। पिछले साल यानी 2025 में गणतंत्र दिवस परेड की टिकट बुकिंग 2 जनवरी से शुरू हुई थी और 11 जनवरी तक चली थी। उसी पैटर्न को देखते हुए 2026 में भी इसी तरह के शेड्यूल की संभावना है। इसीलिए अगर आप 2026 की परेड लाइव देखना चाहते हैं तो जनवरी के पहले हफ्ते से ही तैयार रहना शुरू कर दें। रक्षा मंत्रालय हर साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए आधिकारिक पास और टिकट जारी करता है। इसके लिए 2 आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखना बेहद जरूरी है, राष्ट्रीयपर्व.गवर्नमेंट.इन, आमंत्रण.mod.government.in। यही वेबसाइट टिकट बुकिंग की तारीख, उपलब्ध सीट्स और गाइडलाइंस की जानकारी देती है। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आमंत्रण.mod.government.in वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर इवेंट्स की लिस्ट में रिपब्लिक डे परेड का विकल्प चुनें। इसके बाद अपनी आईडी और मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन किया जाएगा। ओटीपी के जरिए आपका रजिस्ट्रेशन पूरा होगा। इसके बाद आपको सीट कैटेगरी के अनुसार टिकट का चयन करना होगा। टिकट सिलेक्ट करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पेमेंट सफल होते ही आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड की टिकट आमतौर पर किफायती रखे जाते हैं। टिकट की कीमत लगभग 20 रुपए से 100 रुपए तक की हो जाती है। कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी सीट कर्तव्य पथ के किस हिस्से में है।
अगर आप ऑनलाइन टिकट नहीं ले पाते तो घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कई जगहों पर ऑनलाइन टिकट काउंटर भी खुले हुए हैं। शास्त्री भवन, सेवा भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान, राजीव चौक, मेट्रो स्टेशन, इन काउंटर से आप सीधे टिकट खरीद सकते हैं। आपकी सीट कर्तव्य पथ के किस हिस्से में है? अगर आप ऑनलाइन टिकट नहीं ले पाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कई जगहों पर ऑफलाइन टिकट काउंटर भी खुल जाते हैं। शास्त्री भवन, सेवा भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान, राजीव चौक, मेट्रो स्टेशन, इन काउंटर से आप सीधे टिकट खरीद सकते हैं। चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, टिकट बुकिंग के लिए आपके पास वैध फोटो पहचान पत्र होना जरूरी है। आप इनमें से कोई भी आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। बिना वैध पहचान पत्र आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। गणतंत्र दिवस परेड हाई सिक्योरिटी इवेंट होता है, इसलिए समय से पहले पहुंचना, सुरक्षा जांच में सहयोग करना और निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। तो अगर आप इस साल 2026 में कर्तव्य पथ पर बैठकर भारत की शान, भारत की ताकत और भारत की विविधता को लाइव देखना चाहते हैं तो जनवरी की शुरुआत से ही आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। थोड़ी सी तैयारी, सही जानकारी के साथ आप भी गणतंत्र दिवस परेड के ऐतिहासिक पल का हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर आप 2026 में कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस परेड को लाइव देखना चाहते हैं तो अभी से तैयार रहें। जनवरी की शुरुआत में आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि सही जनवरी ही इसी ऐतिहासिक अनुभव की पहली सीढ़ी है। गणतंत्र दिवस परेड सिर्फ देखने का कार्यक्रम नहीं, यह देश के गौरव को करीब से महसूस करने का मौका है। अगर आप भी इस पल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सही समय पर, सही प्लेटफॉर्म पर नजर रखना ना भूलें। 2026 की गणतंत्र दिवस परेड लाइव देखने का मौका, सीमित टिकट और तय प्रक्रिया। तैयारी अभी से शुरू कीजिए और कर्तव्य पथ से देश का जश्न करीब से देखिए। अगर आपने अब तक गणतंत्र दिवस परेड सिर्फ टीवी पर देखी है तो 2026 में इसे लाइव देखने की तैयारी कर लीजिए। टिकट आईडी और टाइमिंग सब कुछ सही रहा तो आप भी इतिहास का हिस्सा होंगे। तो गणतंत्र दिवस परेड को लाइव देखने के लिए अब जानकारी आपके पास है, बस जरूरत है समय पर तैयारी की और आधिकारिक अपडेट पर नजर रखने की। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरठ से आया एक ऐसा बयान जिसने सियासत से लेकर खेल और सिनेमा तक हर मोर्चे पर ही बहस छेड़ दी है। पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम ने ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के आरोप लगाते हुए भारत में बांग्लादेशी क्रिकेटरों को खेलने देने का पर ही यहां पर कड़ा ऐतराज भी जताया। क्या यह बयान सिर्फ सियासी आक्रोश है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश छुपा है? क्या खेल और कला को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए? और इन बयानों पर अब क्या प्रतिक्रिया आ सकती है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मेरठ में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन और मतदाता गहन निरीक्षण कार्यशाला के दौरान पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने एक के बाद एक तीखे और विवादित बयान दिए। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के आरोप लगाए और कहा कि वहां हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। संगीत सोम का कहना है कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, भारत के प्रधानमंत्री को गालियां दी जा रही हैं और हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे हालात के बावजूद भारत में बैठे कुछ लोग बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीद रहे हैं। पूर्व विधायक संगीत सोम ने आईपीएल टीम कोलकाता नाइट्स राइड्स के मालिक अभिनेता शाहरुख खान का नाम लेते हुए कहा कि एक बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान को करीब 9.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। उन्होंने इस फैसले को देशहित के खिलाफ बताते हुए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। संगीत सोम ने सवाल उठाया कि जब पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी भारत में नहीं खेल सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी यहाँ कैसे खेल सकता है। उनका कहना था कि देश के खिलाड़ियों को भारत में खेलने देना कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपने भाषण में संगीत सोम ने यह भी कहा कि जब वे साफ साफ बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि वे कड़वा बोलते हैं, लेकिन उनके मुताबिक अगर कड़वी सच्चाई नहीं की जाएगी तो देशद्रोही गतिविधियां चलती रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि देश में गद्दारों की कोई कमी नहीं है और अलग अलग तरीकों से वे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक ऐसे लोगों पर नजर रखने की जरूरत है। इसी मंच से कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी केकेआर और शाहरुख खान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर ने यह भी कहा कि अगर केकेआर प्रबंधन उस खिलाड़ी की टीम से बाहर नहीं करता तो हिंदुओं को केकेआर के बहिष्कार पर विचार करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा, जनता किसी को भी जीरो बना सकती है। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं
आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। यही रहता है तुम्हारी बंबई में, एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है, हमने सुना उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख दे। खैर हम इस विषय पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज इस कथा में बैठकर हम उससे ये कह देना चाहते हैं, अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है, और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर KKR उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो मजबूर हो जाएंगे हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए और उस खिलाड़ी को भारत से बांग्लादेश वापस भेजने के लिए। इन बयानों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खेल को राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय विवादों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। IPL जैसे टूर्नामेंट BCCI और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत खिलाड़ियों की नीलामी करते हैं। अब देखना होगा कि इन बयानों पर क्रिकेट बोर्ड, सरकार या संबंधित फ्रेंचाइजी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है या नहीं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश की स्थिति को देखकर भारत में पहले ही संवेदनशीलता माहौल है। ऐसे में इस तरह के बयान सियासी बहस को और भी तेज कर सकते हैं। फिलहाल मेरठ से दिया गया यह बयान राजनीति, धर्म और खेल और सिनेमा चारों को एक साथ बहस के केंद्र में ले आया है। अब देखना होगा कि यह बयान सिर्फ मंच तक सीमित रहते हैं या फिर इस पर कोई आधिकारिक कार्रवाई या प्रतिक्रिया सामने आती है। संगीत सोम के इस बयान के बाद मेरठ से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। सोशल मीडिया पर इन बयानों की वीडियो और क्लिप्स तेजी से वायरल हो रहे हैं। जहां समर्थक इसे राष्ट्रवाद से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं विरोधी इसे भड़काऊ बयान बता रहे हैं। संगीत सोम और देवकी नंदन ठाकुर के बयानों के बाद सोशल मीडिया दो खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ इन बयानों का समर्थन करते लोग बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई लोग इस सवाल भी कर रहे हैं कि खेल और खिलाड़ियों की राजनीति विवादों से दूर रखना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन बयानों पर किसी तरह की राजनीतिक या कानूनी कार्रवाई होगी? क्या IPL, फ्रेंचाइजी या BCCI पर इस पर कोई स्पष्टीकरण देगा या फिर यह मामला बयान और बहस तक ही सीमित रहेगा? फिलहाल मेरठ से उठी ये आवाज देश की राजनीति, खेल और समाज तीनों में एक नई बहस छेड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV नेशनल। देश के कई हिस्सों में सर्दी ने जोर पकड़ा हुआ है। जयपुर के कुछ इलाकों में कोहरे की हल्की परत छाई हुई है, जिससे कि दृश्यता प्रभावित हुई। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और शहर में शीतलहर का प्रभाव लगातार बना हुआ है। तापमान में गिरावट के साथ ही कश्मीर घाटी में भी शीतलहर जारी है। भुवनेश्वर में भी बता दें घना कोहरा ही छाया रहा और जिससे कि यातायात प्रभावित हुई है। और वीडियो फुटेज ताजमहल से भी सामने आए, जहां पर सुबह के समय कोहरे के बीच में स्मारक का दृश्य अद्भुत दिख रहा और जहां पर मौसम विभाग ने भी लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और सावधानी बरतने की सलाह दे दी है। कुल मिलाकर उत्तर और पूर्वी भारत में कोहरा और शीतलहर का असर बढ़ने को देखने को मिला और इसके साथ ही लोग सर्दी से राहत पाने के लिए अलाव और गर्म पेय पदार्थों का भी सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और गंदरबल इलाकों में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद पूरी घाटी में सफेद चादर से देखने को मिली है ढकी हुई और इसके साथ ही बर्फबारी ने न सिर्फ पर्यटन स्थलों को खूबसूरत दृश्य प्रदान किया बल्कि स्थानीय तापमान में भी गिरावट ला दी है और पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने बर्फ से ढकी घाटी का आनंद लिया। ड्रोन और कैमरों के माध्यम से तस्वीरें ली गई हैं। इसके साथ ही बर्फ से चमकता हुआ नजारा भी साफ तौर पर
देखने को मिला है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले कुछ दिनों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। बर्फबारी के कारण ही कुछ क्षेत्रों में यातायात धीमी दिखाई दी, लेकिन प्रशासन ने आपात सेवाओं को सक्रिय रखकर स्थिति को नियंत्रण में रखा। घाटी में सर्दी के बीच में ही बर्फ से ढके दृश्य ने पर्यटकों और प्राकृतिक प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। तो बर्फ से जगमगाता हुआ दिखाई दिया है जम्मू कश्मीर, जहां पर पर्यटन स्थल है और इसके साथ ही पर्यटक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस दृश्य को देख के खुश हैं, बर्फबारी को देख के खुश नजर आए। पर्यटक और स्थानीय लोग दृश्य को देखकर झूमते हुए नजर आए हैं। वहीं पर दूसरी ओर बात करें, आईएमडी ने भी आगे बर्फबारी की संभावना जताई है, जिसके चलते पर्यटकों के चेहरों पर भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बर्फबारी ने घाटी का जो नज़ारा है वो मनमोहक कर दिया है। वहीं पर अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो शीतलहर और कोहरे का जो आतंक है वो भी देखने को मिल रहा है। लोगों को लगातार गर्म कपड़े और गर्म पेय पदार्थ पीने की सलाह लगातार दी जा रही है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।